दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण भाग चालुक्य राजवंश से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के मध्यकालीन इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इतिहास केवल तिथियों और युद्धों का संग्रह नहीं है, वह सभ्यताओं की आत्मा का दर्पण है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन पन्नों को पलटते हैं तो वहां केवल राजाओं और सेनाओं की गाथाएं नहीं मिलती, बल्कि उस समय की संस्कृति, समाज और मानवीय संवेदनाओं की गूंज भी सुनाई देती है। इन्हीं गूंजों में एक नाम है चालुक्य राजवंश, जिसने न सिर्फ राजनीति को दिशा दी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी चिरस्थायी स्वरूप प्रदान किया। 6ठी शताब्दी का समय था। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था और राजनीतिक अस्थिरता चारों ओर फैली हुई थी। इसी परिस्थिति में दक्कन की धरती पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, चालुक्यों की शक्ति, जिसने दक्षिण भारत को उसका स्वर्ण युग प्रदान किया। आज भी जब हम बादामी की गुफाओं, ऐहोल के मंदिरों या पट्टदकल के विश्व धरोहर स्थलों को देखते हैं तो लगता है मानो पत्थर बोल रहे हों और अपने युग की गाथा सुना रहे हों। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके संस्थापक और प्रारंभिक उदय के बारे में। चालुक्य वंश की नींव लगभग 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम ने रखी। उन्होंने प्राचीन वातापी, वर्तमान बादामी कर्नाटक को राजधानी बनाकर एक संगठित सत्ता की स्थापना की। किंतु इस वंश की वास्तविक प्रतिष्ठा उनके वंशज पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी के शासन में। उन्हें चालुक्यों का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सम्राट हर्षवर्धन पर विजय। यह संघर्ष उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक शक्तियों के बीच संतुलन का निर्णायक क्षण था। पुलकेशिन द्वितीय की इस विजय ने स्पष्ट किया कि दक्कन की शक्ति किसी भी उत्तर भारतीय साम्राज्य से कम नहीं है। आइए अब जानते हैं चालुक्य वंश की शाखाओं के बारे में। चालुक्यों की शक्ति और प्रभाव समय समय पर विभिन्न शाखाओं में प्रकट हुआ और प्रत्येक शाखा ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। सबसे पहली और मूल शाखा थी बादामी चालुक्य, जिसने छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर दक्षिण भारत को एक साम्राज्य का स्वरूप दिया। राजधानी बादामी थी और इसी शाखा के संरक्षण में ऐहोल, पट्टदकल और बादामी जैसे नगर भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रमुख केंद्र बने। ऐहोल को भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा गया, जहां 100 से अधिक मंदिरों में विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ, जबकि पट्टदकल को द्रविड़ और नागर शैली के संगम के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। किंतु 8वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूटों के उदय ने इस शाखा को समाप्त कर दिया। इसके बाद आई पूर्वी चालुक्य शाखा, जिसकी नींव पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को वेंगिक क्षेत्र का शासक नियुक्त कर रखी। धीरे धीरे यह शाखा स्वतंत्र हो गई और 5 शताब्दियों तक टिकी रही। इसका राजनीतिक इतिहास चोलों के साथ संघर्ष और वैवाहिक गठबंधनों का दर्पण है। इस शाखा का सबसे बड़ा योगदान तेलुगु भाषा और साहित्य के विकास में रहा, जिसने आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया और चोल चालुक्य परंपरा को जन्म दिया। अंततः पश्चिमी चालुक्य शाखा का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ। इसकी राजधानी कल्याणी थी और विक्रमादित्य षष्ठन इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उनके शासनकाल को चालुक्य विक्रमायुग कहा गया, क्योंकि इस समय कर्नाटक में साहित्य, मूर्तिकला और धर्म ने स्वर्ण युग का अनुभव किया। किंतु 12वीं शताब्दी के अंत तक होयसला, काकतीय और यादव जैसी नई शक्तियों के उदय ने इस शाखा को समाप्त कर दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं इसके प्रशासन और सैन्य शक्ति के बारे में। किसी भी साम्राज्य की स्थिरता उसके प्रशासन और सेना पर आधारित होती है। चालुक्यों ने इस दिशा में संगठित व्यवस्था विकसित की। प्रशासनिक सुविधा के लिए उनके राज्य को महाराष्ट्र को यानी प्रांतों में विभाजित किया गया और फिर राष्ट्र को यानी मंडला, विषय जिला, भोग 10 गांवों का समूह और ग्राम 1 गांव में विभाजित किया गया था। सैन्य दृष्टि से चालुक्यों की सेना 4 अंगों, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और नौसेना से मिलकर बनी थी। राजनीतिक एकता बनाए रखने के लिए युद्ध अपरिहार्य थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अरब आक्रमणों को रोकने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्रकार चालुक्यों की प्रशासनिक संरचना और सैन्य संगठन ने उन्हें न केवल दीर्घायु बनाया, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को संतुलित करने में भी सक्षम किया। आइए समझते हैं इसकी कला, वास्तुकला और संस्कृति को। चालुक्यों का सबसे अमर योगदान उनकी कला और वास्तुकला है।
उन्होंने वेस्तर शैली का विकास किया, जो नागर और द्रविड़ शैलियों का अद्भुत संगम थी। बादामी की गुफा मंदिरों में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित उत्कृष्ट मूर्तियां और स्थापत्य दृष्टिगोचर होते हैं। ऐहोल को प्रयोगशाला की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ अनेक मंदिरों में विविध स्थापत्य शैलियों को आजमाया गया। दुर्गा मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। पट्टदकल में नागर और द्रविड़ शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। संस्कृत साहित्य में धर्म और दर्शन के ग्रंथ लिखे गए। पश्चिमी चालुक्यों के समय कन्नड़ साहित्य का उत्कर्ष हुआ और पूर्वी चालुक्यों ने तेलुगु साहित्य की नींव रखी। नृत्य, संगीत और चित्रकला को भी संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे दक्कन क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। चलिए अब समझते हैं इसके धर्म और समाज के बारे में। धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे और उनके मंदिरों में शिव और विष्णु की पूजा प्रमुख थी, किंतु उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया, जिसका प्रमाण बादामी की गुफाओं में मिलता है। सामाजिक संरचना जातिगत ढांचे पर आधारित थी, लेकिन इस काल में महिलाओं को सम्मान और अवसर प्राप्त थे। वे शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों और कभी कभी राजनीति में भी भाग लेती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि चालुक्य समाज अपेक्षाकृत प्रगतिशील और संतुलित था। आइए अब समझ लेते हैं इसके पतन और उत्तराधिकारी के बारे में। जैसा कि हर साम्राज्य का उत्थान और पतन इतिहास का नियम है, वैसे ही चालुक्यों की शक्ति भी समय के साथ क्षीण होने लगी। लगातार युद्धों ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया, प्रशासनिक ढांचे पर दबाव बढ़ने लगा और होयसला, काकतीय तथा यादव जैसी शक्तियों के उदय ने उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। अंततः 1189 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य शाखा का पतन हो गया और उनकी जगह नए साम्राज्यों ने ले ली। आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। चालुक्य राजवंश ने भारतीय इतिहास में राजनीति, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने दक्कन में राजनीतिक एकता स्थापित की, वेसर शैली की वास्तुकला विकसित की, कन्नड़ और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया और धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत किया। आज भी ऐहोल, पट्टदकल और बादामी के मंदिर उनकी महानता के साक्षी हैं। निस्संदेह चालुक्यों का काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था, जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत किया। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। चालुक्य वंश के राजनीतिक विस्तार और प्रशासनिक संरचना की विवेचना कीजिए। इस वंश ने दक्षिण और मध्य भारत की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।